हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइन डिफेक्ट और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट। ये जो क्लासिफिकेशन हमने लिखा है ये पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है, पॉइंट डिफेक्ट्स। और पॉइंट डिफेक्ट जो है वो तीन टाइप का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, सॉलिड्स में दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक तो लाइन डिफेक्ट होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि हमारा जो सॉलिड का क्रिस्टल है वहां से अगर एटम्स की पूरी लाइन या रो गायब हो जाए तो वो लाइन डिफेक्ट होता है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है व्हेन डिफेक्ट एग्जिस्ट अराउंड एन पॉइंट या फिर एटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। पहला है पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब होता है कि क्रिस्टल में डिफेक्ट है लेकिन उसकी वजह से क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही। जैसे हमारे पास मान लो ए बी से मिलकर बना हुआ कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का रेशियो कितना है 1:1। ठीक है, दोनों का रेशियो 1:1 है। अब देखो, मान लो ए हमारे पास 100 है और बी भी हमारे पास 100 है, तो दोनों का रेशियो अभी भी 1 है। ठीक है, अगर डिफेक्ट की वजह से अगर एटम ए गायब हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए 99, तो बी भी गायब होगा और बी का रेशियो बी क्या हो जाएगा 99, ताकि इनका स्टोइकियोमेट्री रेशियो बना रहे। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास क्रिस्टल पूरा ए टाइप का है, क्रिस्टल में सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, फिर तो कितने भी एटम गायब हो सकते हैं। ठीक है, गायब होने वाले या नए आने वाले एटम जो डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो कितने भी हो सकते हैं, हमारा जो स्टोइकियोमेट्री उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर हमारे पास क्रिस्टल ए बी या एक्स वाई किसी अलग टाइप का है जहां पे दो एटम है, तो यहाँ पे इनका रेशियो, इनकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी डिफेक्ट की वजह से, तो उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अगर ये रेशियो चेंज हो जाए, जैसे मान लो एक ए गायब हो जाए, बी एक भी गायब नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही कोई बाहर से बी आ रहा है ना ही बी यहाँ से मिसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होगी, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टोइकियोमेट्री में पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो जाएगा, जहां पे क्रिस्टल में हमारे पास वैकेंट स्पेस है। ठीक है, सम ऑफ एटम्स आर मिसिंग या फिर सम ऑफ साइट्स आर वैकेंट, सम ऑफ साइट्स आर वैकेंट। ठीक है, तो क्रिस्टल में कुछ एटम्स गायब हैं, कुछ मिसिंग है, तो कुछ साइट वेकेंट हो जाएगी, उसको बोल देंगे वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, यहां से अगर कोई एटम गायब हो जाए, जैसे ये वाला एटम क्रिस्टल में से बाहर चला जाए, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो, अगर इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो किसी भी क्रिस्टल में है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। देखो, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगी। अब मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एटम क्रिस्टल में से बाहर जा रहे हैं, तो मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, अगर किसी भी क्रिस्टल में कोई भी जो एटम्स की साइट है वो वेकेंट है तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो, इसमें क्या होता है कि बाहर से एटम इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा एक्स्ट्रा एटम्स आर प्रेजेंट इन interstitial sites। ठीक है, यहां पे बाहर से एटम क्रिस्टल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। बाहर से एक्स्ट्रा एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे ये वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीजेज। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जस्ट अपोजिट होते हैं। वैकेंसी में तो क्या होगा, क्रिस्टल में से कुछ एटम बाहर चले जाते हैं
और इंटरस्टिशियल में क्या होगा कि बाहर से कुछ एटम जो इंटरस्टिशियल साइट्स है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पे आ जाते हैं। तो दोनों जस्ट अपोजिट है। और ये हमें मिलते किसमें है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। जो सिंपल कोवेलेंट या मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनमें हमें मिलेंगे, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अगर आयंस प्रेजेंट हो जाए तो जैसे कि आयनिक सॉलिड्स है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास केटायन एंड एनायन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, तो देखो इसमें क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में जो स्मॉलर आयन है मींस केटायन है, वो क्या होगा, क्रिस्टल में से एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्मॉलर आयन कौन होता है? केटायन, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। स्मॉलर आयंस आर डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट का क्या मतलब हो गया कि जो स्मॉलर आयन है, और स्मॉलर आयन कौन होता है? केटायन होता है, ठीक है, वो अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए। जैसे मान लो ये हमारा कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, तो मान लो ये वाला आयन जो है वो ये अपनी नॉर्मल जगह को छोड़ के इस इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, तो जहां से जा रहा है वहां पे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? वैकेंसी डिफेक्ट। और जहां पर जा रहा है वहां पे हमें क्या मिल रहा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है वो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो स्मॉलर आयन है, मान लो केटायन, ये अपनी जगह से यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो इसको डिसलोकेशन भी बोल देते हैं एक तरीके से। फ्रेंकेल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एटम की लोकेशन डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? ना ही तो कोई एटम क्रिस्टल में से बाहर जा रहा है, ना ही बाहर से कोई एटम क्रिस्टल के अंदर आ रहा है, सिर्फ क्रिस्टल के अंदर ही लोकेशन का चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेंसिटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ठीक है। ये जो दोनों डिफेक्ट है फ्रेंकेल एंड शॉर्ट की, ये हमें आयनिक सॉलिड्स में मिलेंगे जहां पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंकेल डिफेक्ट हमें उन आयनिक सॉलिड्स में मिलेंगे जहां पे केटायन एंड एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? देखो जो मूव करने वाला आयन है, जो जिसकी लोकेशन डिस्टर्ब हो रही है, वो हमने स्मॉलर आयन लिया, मींस केटायन लिया है, क्योंकि देखो एनायन तो साइज में लार्जर होते हैं, केटायन छोटे होते हैं, ठीक है। तो केटायंस अपनी जगह से इंटरस्टिशियल साइट में जा सकते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट जो है वहां पे स्पेस थोड़ा होगा, ठीक है, और थोड़े स्पेस में तो स्मॉलर आयन ही जा सकते हैं, एनायन नहीं जा सकते, ठीक है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट हमें कहां पे मिलेंगे? जहां पे साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे AgCl, AgBr, इस टाइप के क्रिस्टल, ठीक है, जहां पे केटायन काफी छोटा और एनायन काफी बड़ा होता है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट ही है। आयनिक सॉलिड्स में वैकेंसी डिफेक्ट को ही शॉर्टकी डिफेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ आयंस आर मिसिंग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ साइट्स आर वेकेंट, ठीक है, सम ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल, ठीक है। कुछ आयंस जो है वो क्रिस्टल में से बाहर चले गए। अब देखो अगर जितने केटायन बाहर जाएंगे उतने ही एनायन भी बाहर जाएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहां पे बनी रहनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए अगर क्रिस्टल में से केटायन बाहर जाएंगे तो फिर उतने ही नंबर में एनायन भी जाएंगे, ठीक है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी number of missing cations is equal to number of missing anions। अगर मिसिंग होने वाले केटायंस और एनायन इक्वल है, जब भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री बनी रह सकती है, जब भी हम इसको स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
देखो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी डिक्रीजेज, क्योंकि यहाँ एक तरीके से ये वैकेंसी डिफेक्ट ही है, ठीक है। यहाँ से क्रिस्टल में से एटम्स बाहर जा रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मिसिंग एनाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग कैटाइंस, ठीक है। और ये एक तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट ही है, ठीक है, सेम एज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी नॉन आयनिक सॉलिड में होता है और शॉर्ट की आयनिक सॉलिड्स में होता है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट कौन से क्रिस्टल में होगा, जिनमें फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं हो सकता। फ्रेंकल में क्या होता है कि जो कैटायन है वो अपनी साइड से उठ के कहां पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में। और अगर कैटायन का साइज काफी बड़ा है तो वो इंटरस्टिशियल साइड में नहीं जा पाएगा, वो क्या करेगा, अगर डिफेक्ट शो करना होगा तो क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट उनमें होता है जहां पे कैटायन एंड एनायन का साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कैटायन एंड एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो कैटायन बहुत छोटा हो जाता था, इतना छोटा था कि वो इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो सकता था, तो अपनी जगह को छोड़ के कहां चला जाता, इंटरस्टिशियल साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम, जैसे NaCl में, जैसे पोटेशियम क्लोराइड में, ठीक है, सीजियम क्लोराइड में। यहाँ पे जो कैटायन है उसका साइज एनायन से थोड़ा ही कम है, ठीक है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जहां से एटम जा रहा है वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट है, और जहां पर एटम जा रहा है वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। और जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो क्या है, एक तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो भी क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है, तो बाहर से कोई एटम आ जाए और वो अलग टाइप का हो, डिफरेंट टाइप का एटम अगर किसी क्रिस्टल में आ जाए, जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, व्हेन NaCl इज क्रिस्टलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2, इसके प्रेजेंस में अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है NaCl का, तो जो स्ट्रोंशियम आयन है वो Na की जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ Na प्लस आयंस, सम ऑफ Na प्लस साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रोंशियम आयन, ठीक है। Na प्लस की जगह पे कौन आ रहा है, स्ट्रोंशियम। अब यहाँ पे देखो जैसे NaCl का ये क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl से मिलके बना है। अब अगर वहां पे स्ट्रोंशियम आयन भी है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि Na की जगह पे, Na प्लस की जगह पे कौन आ जाए, स्ट्रोंशियम +2। जैसे मान लो इस जगह पे ये वाला जो Na है इसकी जगह पे कौन आ गया, स्ट्रोंशियम, ठीक है। और स्ट्रोंशियम पे चार्ज +2 है, ठीक है, Na पे चार्ज है +1, स्ट्रोंशियम पे कितना है, +2। तो एक स्ट्रोंशियम दो Na+ को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। Na पे चार्ज +2 है तो एक स्ट्रोंशियम दो Na को रिप्लेस कर सकता है। तो यहां से ये वाला भी Na चला जाएगा, अगर एक स्ट्रोंशियम आएगा तो दो Na बाहर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी, ठीक है। जो सोडियम आयन है उसपे +1 चार्ज है, वो एक क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करता है, और स्ट्रोंशियम पे चार्ज +2 है तो वो दो क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करेगा, मींस दो सोडियम आयन के बराबर काम करेगा। तो एक स्ट्रोंशियम जब आएगा तो दो Na बाहर जाएंगे, एक पे तो कौन आ गया, स्ट्रोंशियम, और दूसरी जगह पे क्या आ गई, वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतने ही नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एक स्ट्रोंशियम आया, दो Na बाहर गया, एक स्ट्रोंशियम मिल गया और एक वैकेंसी मिल गई, ठीक है। देन नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकमिंग स्ट्रोंशियम आयंस, ठीक है।
अगर NaCl के क्रिस्टल में Na की जगह पे ना ही तो Na की डेफिशिएंसी या Na की एक्सेस नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास दूसरे टाइप का आइटम भी आ रहा है, जैसे Na की जगह पे कौन आ गया, स्ट्रोंशियम। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल था और आ कौन रहा है, स्ट्रोंशियम। ये हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे नाम से ही पता, अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होने वाली है। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं। जैसे पहला अगर अपन बात करें, फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी। तो पहला हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे मेटल का एक्सेस होने वाला है, मतलब नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायनिक वैकेंसी या फिर बाय एनायनिक डेफिशिएंसी। ठीक है, एनायन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्रिस्टल में नंबर ऑफ मेटल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे NaCl के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये NaCl का कोई क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कि NaCl के क्रिस्टल को जब हम सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टल के बाहर बाहर सोडियम इकट्ठे हो जाएंगे। ये मान लो हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन NaCl crystal is heated in the presence of सोडियम वेपर। ठीक है, तो सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्रिस्टल के बाहर बाहर बहुत सारे सोडियम इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जब सोडियम का वेपर ले रखा है तो पूरा एनवायरमेंट में सोडियम सोडियम हो जाएगा इसके बाहर। तो अब क्या करेंगे कि जैसे ही क्लोरीन को सोडियम दिखेगा, बाहर एक्सेस ऑफ सोडियम दिखेगा, तो क्लोरीन यहां से क्या करेंगे, यहां से उठ के कहां चले जाएंगे, बाहर। ठीक है, यहां से जो क्लोरीन है वो बाहर चला गया। ठीक है, और बाहर जाके उसने तो क्या बना लिया इस Na के साथ NaCl। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, NaCl। तो यहाँ पे अपने को वैकेंसी मिल गई। अगर वैकेंसी मिल जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बनी रहेगी। देखो ये जो Na है, बाहर जो सोडियम इकट्ठे हो रखे हैं, वो NaCl के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या NaCl बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, जो सोडियम है वो सोडियम प्लस में कन्वर्ट होएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na प्लस में कन्वर्ट होएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो केटायन गया है उसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, सोडियम के चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ वाला क्लोरीन और चला जाए तो एक और NaCl बनेगा और ये जो Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो चीज बन रही है, ठीक है, ये जो वैकेंसी है, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं F सेंटर। ये हो जाता है F सेंटर। ठीक है, तो जब NaCl के क्रिस्टल को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर हमने हीट किया, देन सम क्लोरीन आयंस डिफ्यूज्ड टू outer atmosphere to form NaCl। ठीक है, और यहां पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएटेड इज नोन एज F सेंटर। ठीक है, इसको F सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलर इम्पार्ट करता है। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये विजिबल लाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप शो कर सकता है। इसको हम बोलते हैं F सेंटर। जो NaCl का क्रिस्टल है वो येलो क्यों होता है, इसी डिफेक्ट की वजह से। ठीक है, इस डिफेक्ट की वजह से NaCl कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, येलो। ठीक है, NaCl शो येलो कलर because of this defect।
अब जैसे LiCl में भी ये डिफेक्ट हो सकता है, वो कौन सा कलर शो करता है? पिंक, ठीक है, इसी डिफेक्ट की वजह से। KCl की बात करें तो वायलेट कलर शो करता है इसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप से हो सकता है, पहला तो हो गया बाय एनायनिक डेफिशिएंसी और दूसरा हो जाएगा, जैसे सेकंड की हम बात करें, सेकंड होता है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो देखो पहला तो क्या है कि हम जो नॉन मेटल है मींस जो एनायन है उसको हमने कम कर दिया तो मेटल अपने आप बढ़ गई। यहाँ पे मेटल का नंबर इंक्रीज कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे तो एनायन बाहर चला गया था, यहाँ पे केटायन एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, जेडेनो क्रिस्टल व्हेन हीटेड देन इट रिलीजेस, ये ऑक्साइड आयन को बाहर निकाल देता है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से एंड नंबर ऑफ जिंक आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसी वजह से जो जिंक ऑक्साइड है उसका क्रिस्टल येलो होता है, इसी इंप्योरिटी की वजह से, इसी डिफेक्ट की वजह से शो येलो कलर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो क्रिस्टलाइजेशन से पहले अपन ने हीट किया इसको, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, ठीक है, तो ये ऑक्साइड आयन को रिलीज कर देता है और बाद में जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, मींस जिंक का नंबर ऑफ ज्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेटल डिफेक्ट, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब दूसरा है दो नंबर है मेटल डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, ठीक है। ये जो दोनों टाइप है ये किसके? नॉन स्टोइकियोमेट्री के, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। ये किसके पार्ट है? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के। पहला है मेटल एक्सेस, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। जैसे कुछ टाइप के क्रिस्टल होते हैं, अगर हम आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो होना क्या चाहिए, इनकी स्टोइकियोमेट्री 1 रहनी चाहिए, लेकिन इनकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है और ये 1 ना रह के कैसे वेरी करता है। अगर हम पर 100 ऑक्सीजन एटम की बात करें तो आयरन एटम हमें मिलते हैं 93 to 96, ठीक है। पर 100 ऑक्सीजन एटम अगर हम बात करें तो आयरन एटम हमें 93 मिलेंगे। तो अगर हम इस टाइप के ऑक्साइड बनाए जहां पे एक ऑक्सीजन है तो आयरन हमें मिल गए 0.93 to 0.96, ठीक है। हमें इस टाइप के ऑक्साइड मिलते हैं, ये ऐसे वेरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe+2, ठीक है, ये +2 है, ये -2 है। तो अगर कुछ आयरन यहाँ से गायब है, जैसे यहाँ से 7 आयरन गायब है, अगर ये Fe94 होता तो वहां पे 6 आयरन गायब हो जाते। तो ये न्यूट्रलिटी कैसे बनी रहेगी? जो कुछ आयरन है ये क्या करेगा, सम ऑफ आयरन एटम shows +3 oxidation state to balance charge, ठीक है। तो जो आयरन गायब हो रहे हैं, फिर जो +2 वाले कुछ गायब हो गए तो कुछ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करने लग जाएंगे और चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर हम सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड होते हैं। फर्स्ट
जो कंडक्टर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड, जो सेमीकंडक्टर्स है। और थर्ड, जो इंसुलेटर है। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी हो जाएगी 10⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये तो हो गए कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी हो जाएगी 10⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इंसुलेटर जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते या जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, इनकी क्या हो जाएगी 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, ठीक है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि सॉलिड्स में दो टाइप के बैंड होते हैं, ठीक है। में इस टाइप से बैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसको तो हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये हो गया कंडक्शन बैंड। और जो एम्प्टी है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है ये आपस में ओवरलैप होते हैं, मींस इनका जो गैप है वो बहुत ही कम है, एक दूसरे से ओवरलैप है, मतलब इनमें कोई गैप नहीं है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन या चार्ज के मूवमेंट से हमें क्या मिल जाएगी, कंडक्टिविटी। तो ये तो हो गया कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है ये वाला जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, और जो वैलेंस बैंड है जो कि वैकेंट है, इनमें जो गैप है वो मीडियम रेंज का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से ऊपर मूव कर सकते हैं और ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करेंगे, इसलिए इनको बोल देते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर में ये जो गैप होता है वैलेंस बैंड का, ये वैलेंस बैंड है, और जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें गैप बहुत ही ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे तो यही रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो फिर कंडक्टिविटी शो नहीं होगी, इसलिए इंसुलेटर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो गैप होता है ये हाई होता है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं हम इनकी कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का बैंड होता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बैंड बना लेते हैं, और ऊपर जो ये जो वैलेंस बैंड है जो खाली है, ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऊपर मूव कर पाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें मिलेगा या फिर किसी चार्ज का मूवमेंट जब हमें मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या हो जाएगा, ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मीडियम रेंज का होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं और ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो कर सकता है। इंसुलेटर में ये काफी ज्यादा गैप होता है, इलेक्ट्रॉन से ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो देखो हमारे पास कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। जैसे फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, 4 टाइप के सॉलिड होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ होता है कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। सॉलिड्स में कंडक्टिविटी की बात करें तो अपने पास ही 4 सॉलिड्स होते हैं। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर होते हैं। ये इंसुलेटर क्यों है, देखो क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो कौन से हो जाएंगे, जैसे आर्गन का, कोई आर्गन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, या फिर H2 का है, या फिर जैसे HCl है,
इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं वो उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। ये नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, नॉन पोलर, ये पोलर हो गए, ठीक है। ये इंसुलेटर है क्योंकि यहाँ पे मूव करने के लिए ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही फ्री आयंस होते हैं। यहाँ पे कोई आयंस नहीं है ना, ठीक है। मूव करने के लिए फ्री आयंस नहीं है यहाँ पे, तो ये इंसुलेटर होते हैं हमेशा। आयनिक सॉलिड की बात करें तो ये देखो, जैसे इसके एग्जांपल की बात करें NaCl है मान लो, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। इनकी अगर हम बात करें तो ये कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, कंडक्टर इन मोल्टन और सॉल्यूशन, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड में तो आयंस मूव कर नहीं सकते क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम इनको पिघला के मोल्टन स्टेट में या पानी में घोल के, जैसे सोल्ट है उसको पानी में घोल के लेंगे तो यहाँ पे मूव करने के लिए फ्री आयंस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। तो आयनिक सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड ये हमेशा ही कंडक्टर होते हैं, ऑलवेज कंडक्टर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बना के रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायनिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड का क्या मतलब है, मेटल आयंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेटल आयंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये हमेशा कंडक्टर होंगे। कोवेलेंट सॉलिड ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर, क्योंकि ना तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही यहाँ पे क्या है, कोई फ्री आयन है, ठीक है। ये भी हो जाएंगे इंसुलेटर। इसका एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट, ठीक है, बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ये एक्सेप्शन होता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है, सॉरी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सॉलिड, ठीक है। अब देखो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये यहां तक हो गया, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर है इनकी कंडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सम impurity is added to the crystal, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो हमें कम मिल रही थी उसको अगर हमें इंक्रीज करना होता है तो वहां पे हम इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। और इंप्योरिटी का क्या मतलब था, हमने इंप्योरिटी डिफेक्ट में पढ़ा था कि कोई अलग टाइप का आयन अगर हमारे सिस्टम में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंप्योरिटी, ठीक है। अब इंप्योरिटी को हम ऐड कर रहे हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, इसको हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। अब देखो ये डोपिंग कैसे होती है, जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, मान लो सिलिकॉन का हमने ले रखा है, ठीक है। इस टाइप से नहीं बनाते, सीधा हम लेते हैं सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल, ठीक है। हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन फैमिली का आइटम है ना, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा क्रिस्टल में, ठीक है। सभी सिलिकॉन 4-4 बॉन्ड बना के इस टाइप से क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो सिलिकॉन है ये क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल।
अब ये सेमीकंडक्टर है और हमें इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। एक तो हम डोपिंग जो करें वो एन टाइप से करें, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक तो पी टाइप, ठीक है, और एक होता है एन टाइप। अब देखो एन टाइप का क्या मतलब होता है कि ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहाँ पे हम जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो नाइट्रोजन फैमिली से कर दें, ठीक है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है और हमें इंप्योरिटी ऐड करनी है नाइट्रोजन फैमिली से, तो नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। मान लो हमने आर्सेनिक ऐड करना है, ठीक है, तो सिलिकॉन की जगह पे कौन आ जाएगा, आर्सेनिक, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम ये जो सिलिकॉन है इसकी जगह पे किसको लेके आ रहे हैं, आर्सेनिक को, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन की जगह पे आर्सेनिक आ गया। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, कार्बन फैमिली के 4 है, तो सबने 4-4 बॉन्ड बना लिया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आर्सेनिक है उसने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो 4 बॉन्ड बना लिए। अब 5वां इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे फ्री मूव करता रहेगा, ठीक है। देन 5th इलेक्ट्रॉन of arsenic is free to move, और ये क्या करेगा, will show conductivity। अब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब तो कंडक्टिविटी बहुत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एटम आ रहा है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एन टाइप डोपिंग, ठीक है। तो हम इसको एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, एन टाइप क्यों बोला, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, इसको हमने क्या बोल दिया, एन टाइप, ठीक है। अब देखो कार्बन फैमिली का आइटम हमारे पास सिलिकॉन, अगर हम ये डोपिंग करते टाइम बोरॉन फैमिली का आइटम ले लें, ठीक है, जैसे बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, ठीक है, हमने एल्यूमिनियम ले लिया मान लो, तो ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, देखो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, तो वो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। डेफिशिएंसी होने का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल, ठीक है, एक्स्ट्रा होल, या होल को हम क्या बोल सकते हैं, केटाइनिक वैकेंसी, नेगेटिव चार्ज को एनायनिक वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केटाइनिक वैकेंसी इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो मूव करेगा तो हमें कंडक्टिविटी तो मिलेगी, तो इस टाइप से इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, केटाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और इसको हम बोल देंगे पी टाइप। इसको पी टाइप क्यों बोला, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से उसको बोल दिया पी टाइप, और यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है तो उसको बोल दिया एन टाइप। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डोपिंग, और इसका यूज क्यों करते हैं, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब देखो सॉलिड्स में अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप के सॉलिड होते हैं। फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक, सेकंड डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिनका खुद का थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट होएगा, जिनमें खुद में थोड़ा मैग्नेटिज्म होएगा, वही मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके स्पिन से इनमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। जैसे
इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक का O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? पैरामैग्नेटिक का। ठीक है, डायमैग्नेटिक जिनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, या फिर हम ये बोलते हैं कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो जाएंगे, जैसे मान लो इस टाइप से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक, उनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इनका, तो ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। ठीक है, अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वहां पे ये रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे NaCl है, वाटर है, इस टाइप के कंपाउंड। ठीक है, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखो फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो है, दीज आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे आयरन है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इस टाइप की मेटल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो है जितना मैग्नेटिक मोमेंट इनका आना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे उसके बाद में भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। एक्चुअली इनमें होता क्या है कि ये जो मेटल आयंस है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स डोमेन्स बना लेंगे और ईच डोमेन एक्ट एज मैग्नेट। ठीक है, एंड दिस सब्सटेंस बिकम परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे इनमें इस टाइप से डोमेन हो जाएंगे और इन सभी का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होएगा। हर एक डोमेन अपने आप में एक छोटी मैग्नेट है। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे डोमेन्स हैं, सभी डोमेन्स मैग्नेटिक होते हैं, तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ही ज्यादा आ जाता है। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो इनको हमने बोल दिया फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इन सब्सटेंस को हमने फेरोमैग्नेटिक बोल दिया। इसका एक और एग्जांपल जैसे CrO2। ठीक है, इस टाइप के इसके एग्जांपल होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इकट्ठे होकर कुछ डोमेन बना लेते हैं और इनके जो डोमेन्स हैं वो पैरेलल अलाइन होते हैं। ठीक है, पैरेलल होंगे तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक साथ ऐड होगा और ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे भी डोमेन्स बनती हैं, सारी चीज होती है, लेकिन ये जो डोमेन्स होते हैं ये अपोजिटली ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, जो डोमेन्स बने हैं इनका ओरिएंटेशन अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अब ये बिहेव तो सभी स्मॉल मैग्नेट की तरह कर रहे हैं, सभी डोमेन्स जो एक मैग्नेट तो है, लेकिन अगर ये अपोजिटली अरेंज्ड है तो इसके मैग्नेट से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके मैग्नेटिज्म से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल ईच अदर। ठीक है, इनको हम बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। इनका नेचर होना तो चाहिए था फेरोमैग्नेटिक के जैसा, लेकिन हो जाएगा जस्ट अपोजिट, तो उनको बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखो जैसे MnO। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जांपल होते हैं और एग्जांपल हमें एज इट इज याद रखने हैं। एग्जाम में ये एग्जांपल आते हैं MnO2 या फिर Mn2O3, ये एग्जांपल हमें याद रखने हैं। बस एक दो एग्जांपल होते हैं इन सबके। ठीक है, जैसे इसके आयरन, निकल, कोबाल्ट, CrO2, ये 3-4 एग्जांपल फेरोमैग्नेटिज्म में आएंगे, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं वो तो या तो पैरामैग्नेटिक में जाएंगे या डायमैग्नेटिक में। इनके एक दो एग्जांपल है वो याद रखने हैं हमें। एंटी फेरोमैग्नेटिक के कौन कौन है? मैग्नीज की ऑक्साइड, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो लास्ट है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक क्या होता है? इन दोनों के बीच का, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, इनमें फेरोमैग्नेटिक जितना मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं होता है, बट एंटी फेरोमैग्नेटिक इतना सारा कैंसिल भी नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है मीडियम रेंज का। जैसे यहाँ पे जो डोमेन्स होते हैं, ठीक है, डोमेन्स अलाइंड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन अनइक्वल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि कुछ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कुछ तो एंटी पैरेलल है बट कुछ हमें पैरेलल मिल जाएंगे, तो कुल मिला के हमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इन दोनों के बीच का है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक का। सम डोमेन्स आर पैरेलल एंड सम आर एंटी पैरेलल, तो कुल मिला के कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे Fe2O3,
ये एग्जांपल हमें एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि हम इनकी शक्ल देख के नहीं बता सकते कि कौन फेरोमैग्नेटिक है या कौन एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ये एक्सपेरिमेंट से हम चेक कर सकते हैं, और ये इसके गिने चुने कुछ एग्जांपल नोन है, जो नॉन एग्जांपल है वो याद रखने, इससे ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड। ठीक है।